हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी ऑनलाइन स्टडी पर। जैसे कि आपको पता है, आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो एमपी जीके से रिलेटेड रहने वाली है, जिसके अंतर्गत जो है 50 क्वेश्चन पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। दो वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, जिसमें जो है हमने 50 क्वेश्चन पर जो है डिस्कशन किया है। इस तरीके से 100 क्वेश्चन पर हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम जो है 101 से लेकर तो 150 तक डिस्कशन करने वाले हैं, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। इसी के साथ अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप एमपी ऑनलाइन स्टडी के साथ जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और उसमें आपको ग्रुप सर्च करना पड़ेगा एमपी ऑनलाइन स्टडी। आप उसको जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो आपको सारी पीडीएफ वहाँ पर जो है प्रोवाइड हो जाएंगी और सारी वीडियो को पीडीएफ को जो है आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। सबसे पहले आता है हमारा प्रश्न, बुरहानपुर जिला किस जिले से अलग होकर बना। यह प्रश्न पूछा गया है कि बुरहानपुर जिले का गठन तो हुआ है, परंतु किस जिले से पृथक होने के बाद बुरहानपुर जिला बना है। तो इसकी अगर हम बात करें तो बुरहानपुर जिला जो है वो 2003 में बनाया गया था। 2003 में बनाया गया था और इसको खंडवा जिले से पृथक करके बनाया गया था। खंडवा जिले से इसको पृथक करके बनाया गया था। और अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में जिलों का गठन किस तरीके से होता है, तो देखिए सबसे पहले आता है आपका 1 नवंबर 1956। इस समय मध्य प्रदेश का गठन हुआ और इस समय मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या थी 43। इसके बाद 1972 में 2 नए जिले बनाए जाते हैं और मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या हो जाती है 45। इसके बाद 1998 में 16 नए जिले बनाए जाते हैं जिस तरीके से, और मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या हो जाती है 61। मतलब ये 1998 की बात हो रही है, जिस समय मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या हो जाती है 61। फिर बात करते हैं हम 2000। 1 नवंबर 2000 को 16 जिले अलग कर दिए जाते हैं, क्योंकि 16 जिले से एक नया जिला राज्य बन जाता है जिसका नाम है छत्तीसगढ़। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से 16 जिले पृथक कर दिए जाते हैं और एक नया राज्य बनाया जाता है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ जो है वो भारत का 26वां राज्य बनता है। तो इस समय मध्य प्रदेश में जिलों की जो संख्या रह जाती है वो रह जाती है 45। ये बात हो रही है 1 नवंबर 2000 की। फिर बात करते हैं 2003। तो 2003 में 3 नए जिले बनाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या हो जाती है 48। फिर इसके बाद आता है आपका 2008। तो 2008 में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 2 नए जिले बनाए जाते हैं, जिससे जिलों की संख्या हो जाती है 50। फिर आता है आपका 2013 में एक नया जिला बनता है, जिससे मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या हो जाती है 51। और इसके बाद 2018 में एक और नया जिला बनाया जाता है, जिससे मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या हो जाती है 52। इस तरीके से वर्तमान में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या है 52 और एक नया जिला नागदा, इसको जो है प्रस्तावित रखा गया है। 2019 में इसको प्रस्तावित किया है। तो ये आपका उज्जैन और रतलाम की तहसीलों से जो है नागदा एक नया जिला बनाया जाएगा। तो इतनी चीज़ आपको याद रखना है। बुरहानपुर जिले का गठन जो है वो किया गया था 2003 में, और किस जिले से किया गया था, तो खंडवा जिले से किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, मध्य प्रदेश के बड़वानी में किस धर्म के अनुयायियों का तीर्थ स्थल 52 गजा देखने को मिलता है। तो बात करें अगर हम 52 गजा की, तो 52 गजा जो है जैन धर्म से संबंधित है। कहाँ पर है ये बड़वानी में। तो 2-3 फैक्ट याद रखना कि 52 गजा है बड़वानी में, जैन धर्म से संबंध रखता है। 3 फैक्ट हो जाएंगे। 52 गजा जैन धर्म से संबंध रखता है। कहाँ पर है ये, बड़वानी में है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, जैन धर्म से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा। देखिए अगर हम बात करें राष्ट्रपति शासन की, अगर हम बात करेंगे राष्ट्रपति शासन की, तो राष्ट्रपति शासन जो है वो राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। तो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन कौन लगाता है, राष्ट्रपति लगाता है। राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति शासन लगाता है, लेकिन शासन करता कौन है, उस राज्य का राज्यपाल उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाता है। लेकिन राष्ट्रपति शासन पर जो शासन करता है वो राज्यपाल करता है, लेकिन किसकी अनुमति से करता है, तो वो राष्ट्रपति की अनुमति से करता है। तो इसी तरीके से मध्य प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। यहाँ पर पूछा जा रहा है मध्य प्रदेश में पहली बार कब लगा। तो मध्य प्रदेश में पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो 30 अप्रैल 1977 में लगा था।
30 अप्रैल 1977 में लगा था। तो ये याद रखना, 30 अप्रैल 1977 में मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही क्या हो जाएगा, डी आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा, है ना, 30 अप्रैल 1977। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, ध्रुपद संगीत का जन्म मध्य प्रदेश के किस नगर में हुआ है। देखिए ध्रुपद संगीत की अगर हम बात करें तो ध्रुपद संगीत का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में हुआ है। देखो यहाँ 2-3 चीज़ें याद रखना है। ग्वालियर में क्या हुआ है, ग्वालियर में ध्रुपद संगीत का जन्म हुआ है। क्या हुआ है, जन्म हुआ है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि ध्रुपद समारोह कहाँ होता है, तो ध्रुपद समारोह होता है भोपाल में। ये याद रखना कि ध्रुपद समारोह कहाँ होता है, भोपाल में। लेकिन ध्रुपद समारोह या ध्रुपद संगीत का प्रारंभ कहाँ से हुआ है, तो ये हुआ है ग्वालियर से। फिर इसी के साथ ये जो ध्रुपद समारोह भोपाल में होता है, इसके अंतर्गत गुरु शिष्य प्रतियोगिता होती है। गुरु और शिष्य के बीच में क्या होती है, प्रतियोगिता होती है। तो गुरु शिष्य प्रतियोगिता होती है ध्रुपद समारोह में। ध्रुपद समारोह भोपाल में होता है। लेकिन ध्रुपद संगीत का जन्म मध्य प्रदेश के किस नगर में हुआ है, तो ग्वालियर नगर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा बी, ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो हमारे पास, उज्जैन नगर किस नदी के किनारे है। देखिए उज्जैन नगर पूछा है किस नदी के किनारे है, तो उज्जैन की अगर हम बात करें तो उज्जैन में आपका कौन सा मेला लगता है, उज्जैन में आपका कुंभ का मेला लगता है। कुंभ का मेला लगता है, सिंहस्थ का मेला लगता है, जो कि 12 वर्ष में एक बार लगता है। कौन सी नदी के किनारे लगता है, तो ये लगता है आपका क्षिप्रा नदी के किनारे। तो इससे आपका आंसर बन जाएगा कि उज्जैन किस नदी के किनारे है, उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे है। और क्षिप्रा नदी इंदौर के पास काकड़ावर्ली पहाड़ी से निकलती है। क्षिप्रा नदी इंदौर के पास काकड़ावर्ली पहाड़ी से निकलती है, जिसको हम मालवा की गंगा कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम मालवा की गंगा कहते हैं। तो याद रखना, मालवा की गंगा क्षिप्रा नदी को कहा जाता है, जो कि इंदौर के पास काकड़ावर्ली पहाड़ी से निकलती है। और उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं जो है हमारे पास, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक शासकीय कर्मचारी किस विभाग में है। अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा याद रखें कि सबसे ज़्यादा आपको शासकीय विभाग में कौन से कर्मचारी देखने को मिलते हैं, तो शासकीय कर्मचारी आपको देखने को मिलते हैं सबसे ज़्यादा, शासकीय कर्मचारी ये सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं एजुकेशन में, शिक्षा की फील्ड में सबसे ज़्यादा आपको जो है एजुकेटेड जो हैं आपको यहाँ पर एम्प्लॉयड देखने को मिलेंगे, यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में। तो ये चीज़ याद रखना है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं जो हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन से स्थल में तापीय विद्युत केंद्र स्थित नहीं है, तापीय विद्युत केंद्र स्थित नहीं है पूछा है। तो प्रश्न को ध्यान दें, देखिए चांदनी विद्युत केंद्र है आपका नेपानगर में आता है, नेपानगर में आता है आपका चांदनी विद्युत केंद्र। फिर बात करते हैं अमरकंटक, अनूपपुर में आता है, अनूपपुर में आता है। फिर बात करते हैं सतपुड़ा, तो ये नर्मदापुरम में आ गया, नर्मदापुरम में आ गया, तो ये भी हो गया। लेकिन आपका कौन सा ताप विद्युत केंद्र नहीं है, तो आंसर हो जाएगा पेंच। ये ताप विद्युत केंद्र नहीं है, पेंच नेशनल पार्क है। पेंच नदी भी देखने को मिलती है, पेंच नेशनल पार्क भी देखने को मिलता है, जो कि आपको छिंदवाड़ा और सिवनी के आसपास देखने को मिलेंगी, छिंदवाड़ा और सिवनी के आसपास देखने को मिलेंगी। तो ये चीज़ इसमें आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं यहाँ पर जो है हमारे पास, मध्य प्रदेश के संपूर्ण वन क्षेत्र के सर्वाधिक भाग में कौन से वन पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के संपूर्ण वन क्षेत्र के सर्वाधिक भाग में कौन से वन पाए जाते हैं, तो सभी को आंसर पता है, सागौन वन पाए जाते हैं। ठीक है, सागौन वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश के। तो संपूर्ण वन क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सागौन पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के थोड़े से मौसम की अगर मैं आपको जानकारी दूँ, क्योंकि आप उसके हिसाब से ये पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर वृक्षों की संख्या आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो देखिए सबसे पहले अगर हम एमपी के मैप के अकॉर्डिंग अगर बात करें, तो एमपी के मैप में आपको लगभग सभी क्षेत्रों में वन क्षेत्र अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां अधिक बारिश होती है, जैसे कि हम बात करें, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये वाला जो पार्ट है आपका ए पार्ट, यहाँ बहुत कम बारिश होती है। बी पार्ट जो है यहाँ औसत बारिश होती है, और सी जो पार्ट है यहाँ पर औसत से अधिक बारिश होती है। ए पार्ट में बहुत कम बारिश होती है, जिसके कारण यहाँ पर वृक्ष भी कम देखने को मिलते हैं, वृक्षों की संख्या भी यहाँ पर कम है। उसके कारण बी पार्ट में औसत बारिश हो जाती है, जितने की आवश्यकता होती है इतनी बारिश आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। इसके कारण यहाँ जो वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे वो भी कैसे देखने को मिलेंगे, वो भी आपको औसत ही देखने को मिलेंगे। फिर उसके साथ अगर आप देखेंगे सी पार्ट में, तो सी पार्ट में अधिक बारिश होती है,
और अधिक बारिश होने के कारण यहाँ वृक्षों की संख्या भी आपको अधिक देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा बारिश आपको यहाँ देखने को मिलती है पंचमढ़ी में। कहाँ देखने को मिलती है? पंचमढ़ी में। और सबसे ज़्यादा बारिश होती है पंचमढ़ी में, लगभग 200 सेंटीमीटर बारिश यहाँ होती है, ठीक है, याद रखना। लेकिन सबसे कम बारिश यहाँ होती है भिंड में भी। कहाँ? आपका गोहद एक क्षेत्र है भिंड में, यहाँ सबसे कम बारिश होती है। तो ये सबसे कम वाला एरिया है और ये एरिया जो है आपका सबसे ज़्यादा, पंचमढ़ी सबसे ज़्यादा बारिश होती है और भिंड का गोहद यहाँ सबसे कम बारिश होती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ये है हमारे पास, मध्य प्रदेश का एकमात्र स्टॉक एजेंसी इंदौर में है, इसे किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो यहाँ पर याद रखें कि एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज पूछा गया है, ये कहाँ पर है? इंदौर में है, ये इंदौर में है। लेकिन ये प्रश्न है कि इसे किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो सही आंसर आ जाएगा आपका 1930 में स्थापित किया गया है और है कहाँ पर? इंदौर। क्योंकि कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज इंदौर, ये कहाँ पर है? तो इंदौर में है और इसको 1930 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं जो है हमारे पास, प्राचीन काल में अभेद्य किला किसे कहा जाता है? देखिए, प्राचीन काल का अभेद्य किला, या हम बात करें असीरगढ़ का किला, क्यों? क्योंकि असीरगढ़ कहाँ आता है आपका? बुरहानपुर में। कहाँ आता है? बुरहानपुर में। और इसको जो है आसा नामक राजा द्वारा स्थापित किया गया था। और ये आसा नामक राजा जो थे वो अहीर वंश के थे। कौन से वंश के थे? अहीर वंश के थे। असीरगढ़ का किला, इसकी अगर हम बात करें तो इसको जो है हम दक्षिण का द्वार कहते हैं। दक्षिण का द्वार इसको कहा जाता है। और साथ ही साथ जो है दक्षिण की चाबी, तो दक्षिण की चाबी भी किसे कहा जाता है? दक्षिण की चाबी भी कहा जाता है असीरगढ़ का किला। इसके साथ अगर देखेंगे तो अकबर की अंतिम विजय भी असीरगढ़ का किला कहा जाता है 1601 में। 1601 में असीरगढ़ पर जो है अंतिम विजय प्राप्त की थी अकबर ने। तो ये सारी चीज़ें याद रखना असीरगढ़ के किले के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं जो है मध्य उच्च प्रदेश का उत्तरीय भाग कैसा है? आपसे ये पूछा है कि मध्य प्रदेश का जो मध्य उच्च प्रदेशीय भाग है वो कैसा है। अब हम बात करते हैं मध्य उच्च प्रदेश के किसको कहेंगे हम। तो देखिए, मध्य उच्च प्रदेश आप कहेंगे, मध्य प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा आपको एरिया देखने को मिलेगा, लेकिन जिसके अंतर्गत मध्य उच्च प्रदेश कहाँ आता है? ये तो आपका मालवा क्षेत्र कहलाता है, ये आपका मालवा का क्षेत्र कहलाता है। नीचे ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, यहाँ पर ये आपका बुंदेलखंड है, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बघेलखंड। लेकिन ये जो ऊपर वाला एरिया है आपका, ये जो एरिया है ये आपका कहलाता है मध्य उच्च प्रदेश। और इस मध्य उच्च प्रदेश में ही आपसे पूछा जा रहा है कि इस मध्य उच्च प्रदेश की जो आकृति है वो उसका उत्तरी भाग जो है वो कैसा है। तो इसका सही आंसर आएगा ये त्रिभुज के आकार का है। किस आकार का है? त्रिभुजाकार है ना। तो याद रखना विस्तृत त्रिभुजाकार, इसकी आकृति कैसी है? विस्तृत त्रिभुजाकार। तो आंसर सही क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं जो है हमारे पास, मध्य प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप किस क्षेत्र में अधिक देखने को मिलता है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में तो लगभग सभी क्षेत्र में शीत प्रकोप देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी अगर हम मध्य प्रदेश के मैप के अकॉर्डिंग हम बात करें, मध्य प्रदेश के मैप के अकॉर्डिंग अगर आप देखना चाहते हैं तो शीतलहर आपको मध्य प्रदेश में कहाँ देखने को मिलती है? तो मध्य प्रदेश में शीतलहर आपको देखने को मिलती है उत्तरी भाग में, है ना। ये जो उत्तरी भाग है यहाँ पर आपको अधिक शीतलहर मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये उत्तरी भाग में अधिक शीतलहर देखने को मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं जो है हमारे पास, तवा बांध परियोजना मध्य प्रदेश के किस नदी में स्थित है। देखो, तवा बांध परियोजना पूछा है, बात करें हम तवा बांध नदी किस जिले में स्थित है ना। तो देखिए, पहली बात तो तवा बांध कौन सी नदी पर है? तो तवा बांध जो है तवा नदी पर है। कौन सी नदी पर है? तवा नदी पर है। और तवा नदी किसकी सहायक नदी है? नर्मदा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। और ये कहाँ आती है? तो ये आती है आपकी नर्मदापुरम। कहाँ आती है? नर्मदापुरम में आती है। तो इसका आंसर आपको याद रखना है नर्मदापुरम हो जाएगा कि तवा परियोजना कहाँ चल रही है? नर्मदापुरम में चल रही है। लेकिन अगर हम बात करें तवा नदी तो आप देखेंगे तो होशंगाबाद में मतलब नर्मदापुरम में एंटर करती है, उस समय इस पर एक परियोजना चल रही है जिसका नाम है तवा परियोजना। तवा नदी किसकी सहायक नदी हो जाएगी? नर्मदा नदी की सहायक नदी हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं जो है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन किसको कहा जाता है? तो इटारसी को कहा जाता है। बात करें इटारसी की, तो इटारसी कहाँ आता है आपका? ये आता है नर्मदापुरम जिले में आता है आपका इटारसी, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जंक्शन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं जो है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा शहर
मालवा के पठार के क्षेत्र में नहीं आता। देखिए मालवा के पठार के क्षेत्र में कौन सा शहर नहीं आता है, ये प्रश्न है। और प्रश्न बहुत सिंपल है, क्योंकि अगर आप लोकेशन आपको याद होगा, मैप आपको याद होगा, तो इसका आंसर आपको आ जाएगा। देखिए उज्जैन आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ये उज्जैन वाला एरिया हो जाएगा। फिर यहीं आपको देवास देखने को मिलेगा और नीचे आपको इंदौर देखने को मिलेगा, लेकिन जबलपुर आपको यहाँ देखने को मिलता है। ये पूरा मालवा का पठार कहलाता है। तो मालवा के पठार में क्या नहीं आएगा, मालवा के पठार में नहीं आएगा जबलपुर। तो सही आंसर इसका क्या होने वाला है, सही आंसर होने वाला है इसका जबलपुर, क्योंकि जबलपुर कहाँ आता है आपका, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिणी भाग में आता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है मध्य प्रदेश का सबसे अधिक निचला क्षेत्र कौन सा है। मध्य प्रदेश का सबसे निचला क्षेत्र पूछा है, तो मध्य प्रदेश के सबसे निचले क्षेत्र की अगर हम बात करें मैप के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो सबसे निचला क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा नर्मदा घाटी वाला। ये जो नर्मदा घाटी, यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, ये अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है, यहाँ अमरकंटक है, यहाँ से ये नर्मदा नदी निकलती है और ये सबसे निचला क्षेत्र कहा जाता है। तो ये चीज़ याद रखना, नर्मदा नदी घाटी सबसे निचला क्षेत्र है। वैसे तो अगर सबसे निचले क्षेत्र की बात करें तो हमको देखने को मिलता है पातालकोट। क्या देखने को मिलता है, पातालकोट। और ये पातालकोट कहाँ आता है, ये आता है तामिया तहसील छिंदवाड़ा, तामिया तहसील छिंदवाड़ा। फिर से बता देता हूँ, पातालकोट, पातालकोट कहाँ है, तामिया तहसील, तामिया तहसील। और तामिया तहसील कहाँ आती है आपकी, ये आती है आपकी छिंदवाड़ा में। तो ये चीज़ भी आप याद रखें। ठीक है, तो पातालकोट, तामिया और छिंदवाड़ा सबसे निचला क्षेत्र कहा जाता है, लेकिन घाटी के आधार पर अगर प्रश्न पूछा जाता है तो नर्मदा सोन घाटी आपका आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले स्थापित किया गया था। तो देखिए मध्य प्रदेश में अगर हम नेशनल पार्क की बात करें तो सबसे पहले स्थापित किया गया था नेशनल पार्क, वो है कान्हा-किसली। सबसे पहला अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश का सबसे पहला अभ्यारण्य भी कौन सा है, कान्हा-किसली। मध्य प्रदेश का सबसे पहला नेशनल पार्क भी कौन सा है, हाँ नेशनल पार्क भी कौन सा है आपका, वो भी है कान्हा-किसली। मध्य प्रदेश का पहला ऐसा नेशनल पार्क जिसको प्रोजेक्ट टाइगर में जोड़ा गया हो, तो उसका आंसर भी क्या आएगा आपका, वो भी आएगा कान्हा-किसली। तो प्रोजेक्ट टाइगर में जोड़ा गया पहला नेशनल पार्क कान्हा-किसली। नेशनल पार्क बना कान्हा-किसली, अभ्यारण्य बना कान्हा-किसली, पहला अभ्यारण्य कान्हा-किसली, पहला नेशनल पार्क कान्हा-किसली, पहला ऐसा नेशनल पार्क जिसको प्रोजेक्ट टाइगर में जोड़ा गया वो भी क्या है आपका, कान्हा-किसली। ठीक है, तो ये सारी याद रखना। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा नेशनल पार्क कान्हा-किसली है, जो कि जिला मंडला में आता है और 940 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको फैक्ट याद रखना है। ऐसे तो आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में आपको बहुत सारे नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं, कई आपको मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। उसी के अंतर्गत एक कौन सा आता है आपका, कान्हा-किसली भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जो है हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, ये है पन्ना में किस नदी द्वारा बनाए गए ढेर से हीरे प्राप्त किए जाते हैं। पन्ना में किस नदी द्वारा बनाए गए ढेर से हीरे प्राप्त किए जाते हैं। तो हीरा प्राप्त कहाँ से किया जाता है, तो ये भांगेर नदी द्वारा किया जाता है। कौन सी नदी द्वारा किया जाता है, भांगेर नदी द्वारा, पन्ना। हालांकि मझगांव से भी है ना, मझगांव से भी हीरा प्राप्त होता है, ये भी पन्ना में आता है। मझगांव खदान है, ये हीरे की खदान मझगांव, यहाँ से भी हीरा प्राप्त होता है, ये याद रखना। रामखोरिया भी एक खदान है, यहाँ से भी आपको हीरा प्राप्त होता है। तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जो है हमारे पास तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, भांगेर नदी है ना। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में बाघ के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध कब लगा था। तो ये लगा था 1969 में, है ना। ये पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था बाघ के शिकार पर। प्रोजेक्ट टाइगर तो 1973 और 74 में लाया गया था, जिसमें कान्हा-किसली को सबसे पहले जोड़ा गया था। ठीक है, लेकिन लगभग जो है बाघ के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध 1969 में लगाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जो है हमारे पास भोपाल की विशाल झीलों का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया। तो भोपाल की विशाल झीलों का निर्माण राजा भोज द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, मध्य प्रदेश के किस भाग में खनिज संपदा सबसे ज़्यादा है। तो देखिए मध्य प्रदेश में अगर आप देखोगे तो मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में सबसे ज़्यादा खनिज देखने को मिलता है। ये दक्षिण पश्चिम वाला, ये पूर्वी वाला भाग, ये बालाघाट यहीं पर आता है आपका, बालाघाट जिला आपका यहीं पर आता है। यहीं कोयला क्षेत्र भी देखने को मिलेगा, छिंदवाड़ा भी। तो सबसे ज़्यादा खनिज आपको
इसी क्षेत्र से प्राप्त होता है, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर हो जाएगा आपका बी इसका सही आंसर होगा जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जो है यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि महाकवि कालिदास का संबंध किस शहर से है? महाकवि कालिदास का संबंध किस शहर से? तो आप सभी जानते हैं इनका संबंध कहाँ से है? उज्जैन से है। कहाँ से है? उज्जैन से। ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास प्रसिद्ध उदयगिरी की गुफा। प्रसिद्ध उदयगिरी की गुफा कहाँ है? आपसे ये प्रश्न पूछा गया है कि उदयगिरी की गुफा कहाँ है। तो उदयगिरी की गुफा आपको विदिशा में देखने को मिलेंगी। कहाँ? विदिशा में। टोटल कितनी गुफाएं? 20 गुफाएं। पहली गुफा और 20वीं गुफा ये जैन धर्म से संबंध रखती हैं, लेकिन बाकी की 18 गुफा ये हिंदू धर्म से संबंध रखती हैं। तो ये चीज़ याद रखना आपको, है ना। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताते जा रहा हूँ इसमें। इसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश के किस स्थान की साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। मतलब मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ की साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं? तो ये है चंदेरी। कहाँ की? चंदेरी। चंदेरी की साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। चंदेरी कहाँ आता है? चंदेरी आता है अशोकनगर में। कहाँ आता है? अशोकनगर में। बाबर और मेदिनी राय के बीच में युद्ध हुआ था। बाबर और मेदिनी राय के बीच में युद्ध हुआ था, जिसको हम चंदेरी का युद्ध कहते हैं। ये चीज़ भी याद रखना, बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था चंदेरी का युद्ध। ठीक है। चंदेरी कहाँ आता है? अशोकनगर में आता है। साड़ियों के लिए जाना जाता है चंदेरी, है ना। 32वीं बावड़ी भी आपको चंदेरी में देखने को मिलती है। खूनी दरवाजा भी आपको चंदेरी में ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जो है मध्य प्रदेश में टीवी पर अधिकांश कार्यरत जो कार्यक्रम प्रकाशित किए जाते हैं वो कहाँ से प्रकाशित होते हैं? तो डायरेक्ट वो दिल्ली से प्रकाशित किए जाते हैं। हम बहुत सारे कार्यक्रम देखते हैं, तो ये कार्यक्रम कहाँ से प्रकाशित हो रहे हैं? दिल्ली से प्रकाशित हो रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जो है मध्य प्रदेश में आकाशवाणी व्यावसायिक विज्ञापन सेवा कब प्रारंभ की गई थी? तो मध्य प्रदेश में आकाशवाणी व्यावसायिक विज्ञापन सेवा कब प्रारंभ की गई थी? तो इसको प्रारंभ किया गया था 1975 में। कब किया गया था? 1975 में। बी इसका सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जो है मध्य प्रदेश का सर्वाधिक भाग किस रेलवे से लाभान्वित होता है? मध्य प्रदेश का देखो, मध्य प्रदेश में अगर आप देखोगे तो भारत के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश आपको सेंटर में देखने को मिलेगा। और हम बात करें रेलवे जोन की, तो रेलवे जोन को हमने उत्तरी रेलवे जोन, दक्षिणी रेलवे जोन, है ना, पूर्वी रेलवे जोन, पश्चिमी रेलवे जोन, इस तरीके से बांटा हुआ है। लेकिन जो मध्य रेलवे जोन है वो आपके एमपी के सेंटर में आता है, मतलब एमपी में आता है। इसके कारण मध्य रेलवे द्वारा मध्य प्रदेश को सबसे ज़्यादा क्या प्राप्त होता है? लाभ प्राप्त होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मध्य रेलवे, क्योंकि मध्य रेलवे भी मध्य में ही आता है भारत के, और जो मध्य प्रदेश भी है वो भी मध्य में आता है, इसलिए सबसे ज़्यादा लाभ मध्य प्रदेश को मध्य रेलवे से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास मध्य प्रदेश में पुलिस यातायात प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थापित की गई है? तो यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। पुलिस यातायात प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? ये भोपाल में। कहाँ पर है ये? भोपाल में। सही आंसर क्या होने वाला है आपका? भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये हमारे पास भोपाल संभाग में निम्नलिखित कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो देखिए भोपाल संभाग, यहाँ तो ऑप्शन आपको 2 गलत देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि विदिशा भोपाल में आता है, विदिशा भोपाल में आता है, और सीहोर भी भोपाल में आता है, सीहोर भी भोपाल में आता है। लेकिन आपका आ गया होशंगाबाद और बैतूल, ये आपके नर्मदापुरम संभाग में आते हैं, और अभी तो होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम कर दिया गया है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन गलत हो रहे हैं, तो इसको हम पीडीएफ में सही कर लेंगे, उसके बाद आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके 2 गलत हो रहे हैं ना, होशंगाबाद भी और आपका बैतूल भी, क्योंकि दोनों नर्मदापुरम जिले में आते हैं और होशंगाबाद का तो नाम ही नर्मदापुरम कर दिया गया है। बाकी विदिशा और सीहोर दोनों भोपाल में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मंडला के चारों ओर कौन सी नदी आपको देखने को मिलती है? तो सिंपल सी बात आपको देखने को मिलेगी, चंबल आपकी इंदौर से निकलती है, महानदी मध्य प्रदेश में है नहीं, सोन नदी उत्तर की ओर जाती है, दक्षिण में है जबकि मंडला तो, और नर्मदा नदी ही आपको मंडला के चारों ओर देखने को मिलती है। तो मंडला के चारों ओर आपको कौन सी नदी देखने को मिलेगी? तो नर्मदा नदी देखने को मिलेगी। ये चीज़ आपको याद रखना, मंडला के चारों ओर कौन सी नदी देखने को मिलेगी? नर्मदा नदी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, ये हमारे पास भारत के किलों का रत्न मध्य प्रदेश के किस किले को कहा जाता है? तो देखिए, किलों का रत्न, हिंद के किलों का मोती, किलों का रत्न, हिंद के किलों का मोती, पूर्व का जिब्राल्टर, ये सब किसके नाम है? ये सब ग्वालियर के किले के नाम है। किसके नाम है? ये सब ग्वालियर के किले के नाम है, और ग्वालियर का किला ये है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? ए। किलों का रत्न भी इसे कहा जाता है, हिंद के किलों का मोती भी कहा जाता है, पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। ये सारे नाम ग्वालियर के किले के हैं, तो याद रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, बौद्ध कला के उत्कृष्ट नमूने मध्य प्रदेश में कहाँ देखने को मिलते हैं? तो ये सांची में देखने को मिलते हैं। सांची बौद्ध स्तूप के लिए जाना जाता है, अशोक द्वारा बनवाया गया था, अशोक द्वारा इसको बनवाया गया था सांची। और सांची कहाँ आता है? सांची रायसेन में आता है। कहाँ आता है? सांची रायसेन में आता है। पंचमढ़ी कहाँ आता है? पंचमढ़ी होशंगाबाद नर्मदापुरम में आता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा कपड़ा उद्योग है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग है ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा उद्योग है आपका? कपड़ा उद्योग आपका सबसे बड़ा उद्योग देखने को मिलता है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वो है करेंसी छापा खाना कहाँ देखने को मिलता है? जहाँ करेंसी बनाई जाती है ना, तो याद रखना ये है देवास में। देवास में आपको फैक्ट्री देखने को मिलेगी, करेंसी फैक्ट्री आपको देवास में देखने को मिलेगी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, देवास। करेंसी छापा खाना कहाँ देखने को मिलता है? देवास में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है, मध्य प्रदेश में नोट छापने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में नोट छापने का कारखाना आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो ये आपको देखने को मिलता है होशंगाबाद, जिसका अब नाम क्या कर दिया गया है? नर्मदापुरम। नर्मदापुरम इसका नाम कर दिया गया है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? सी। मध्य प्रदेश में कौन सा जिला औद्योगिक की दृष्टि से सर्वाधिक विकसित है? देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा विकसित जिला है आपका जबलपुर। क्या है आपका? जबलपुर। ये चीज़ याद रखना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ मैं कि मध्य प्रदेश में जो ऑप्शन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग सर्वाधिक विकसित जिला औद्योगिक की दृष्टि से जबलपुर देखने को मिलता है। नए प्रश्न की बात करते हैं तो ये है, मध्य प्रदेश का कौन सा भाग उद्योग धंधों की दृष्टि से अधिक विकसित माना जाता है? देखो भाग की बात कर रहे हैं, जिले की बात नहीं कर रहे, भाग की बात कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में बघेलखंड है, मालवा का पठार है, बुंदेलखंड में उच्च मध्य प्रदेश भी है। तो यहाँ आपको ऑप्शन बताना है कि सबसे ज़्यादा उद्योग धंधे आपको कहाँ देखने को मिलते हैं जो विकसित है उद्योग धंधों की दृष्टि से? तो ये बघेलखंड है। क्या है इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर आने वाला है बघेलखंड। तो अगर आप मैप के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ आपको बघेलखंड देखने को मिलेगा। बघेलखंड सबसे ज़्यादा औद्योगिक धंधों की दृष्टि से विकसित माना जाता है। नए प्रश्न की बात करते हैं जो है हमारे पास, मध्य प्रदेश में डॉक्टर सर्किल का प्रारंभिक मुख्यालय कहाँ स्थित था? देखो कहाँ स्थित था पूछा है तो ये नागपुर आ जाएगा। नागपुर की अगर हम बात करें तो ये सीपी बरार, क्योंकि मध्य प्रदेश के पहले 3 भाग हुआ करते थे। मध्य प्रदेश के पहले कितने भाग हुआ करते थे? तो मध्य प्रदेश के पहले हम 3 भाग कहते थे, जिसके अंतर्गत एक भाग हुआ करता था सीपी बरार, और सीपी बरार की राजधानी क्या हुआ करती थी? सीपी बरार की अगर हम बात करें, सीपी बरार की राजधानी नागपुर ही हुआ करती थी। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है कि सीपी बरार की राजधानी नागपुर हुआ करती थी। और डॉक्टर सर्किल का प्रारंभिक मुख्यालय भी कहाँ रहा है? तो ये भी नागपुर ही रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? इसका हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये है हमारे पास, तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। कौन सा स्थान है? पहला। सोयाबीन उत्पादन में भी मध्य प्रदेश का पहला स्थान ही है ना। तो सोयाबीन उत्पादन में भी कौन सा स्थान रखता है मध्य प्रदेश? पहला स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, भारत के प्रमुख पर्यटन केंद्रों में से खजुराहो को कौन सा स्थान दिया गया है? देखिए भारत में कौन सा स्थान मिला है खजुराहो को? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि खजुराहो को स्थान तो दिया है लेकिन भारत में कौन सा स्थान मिला है? तो भारत में इसको जो है तीसरा स्थान मिला है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, खजुराहो को भारत में तीसरा स्थान दिया गया है। तो सही आंसर क्या आ जाएगा आपका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र की खान से हीरा प्राप्त होता है? तो ये मैं बता चुका हूँ आपको कि मझगांव आपको कहाँ देखने को मिलता है? पन्ना जिला यहाँ आपको देखने को मिलेगा मझगांव। पन्ना जिले में आपको देखने को मिलेगा मझगांव, और मझगांव में ही आपको किसकी? हीरे की खान आपको देखने को मिलती है। रामखोरिया भी वही देखने को, रामखोरिया खान भी हीरे की खान है आपको छतरपुर में देखने को मिलेगी। लेकिन ये तो याद रखना, यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? मझगांव सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचमढ़ी के महादेव पर्वत से निकलकर नर्मदा नदी में मिल जाती है? नर्मदा नदी में कौन सी नदी मिल जाती है? तो और वो भी पंचमढ़ी से निकलती है। देखिए पंचमढ़ी से होती हुई जाती है, तो याद रखना वो जाके नर्मदा नदी में मिल जाती है। दोनों पॉइंट याद रखना, दोनों का सही आंसर आएगा तवा नदी। तवा नदी एक ऐसी नदी है जो पंचमढ़ी से होती हुई जाती है, यहाँ पर बहुत सारे जलप्रपात बनाती है, ये भी याद
याद रखना, डचेस जलप्रपात बनाती है, अप्सरा जलप्रपात बनाती है ना, तो बीफॉल जलप्रपात बनाती है, रजत जलप्रपात बनाती है, तवा नदी जलप्रपात बनाती है, चारों जलप्रपात तवा नदी बनाती है, पंचमढ़ी में बनाती है, और उसके बाद ये कहाँ मिल जाती है, नर्मदा नदी में मिल जाती है। तो याद रखना तवा नदी जाके नर्मदा नदी में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास भरोतिया और नाहर, भरोतिया और नाहर ये दो आपको क्या देखने को मिलेंगे, तो ये आपको जो है जनजाति की उपजाति आपको देखने को मिलेगी। तो ये किसकी है, ये आपको देखिए, एक होता है भरोतिया, एक होता है नरोतिया, एक भरोतिया एक नरोतिया, एक आपको देखने को मिलेगी कठमेना, कठमेना, एक आपको देखने को मिलेगी रायमेना, एक रायमेना, और एक नाहर। ये सारी की सारी जाति उपजाति किसकी है, बैगा जनजाति की। तो बैगा जनजाति की उपजाति कहा जाता है भरोतिया को, नरोतिया को, कठमेना को, रायमेना को और नाहर को। तो याद रखना आंसर क्या हो जाएगा, ए, बैगा जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है मतलब निम्नलिखित में से कौन बेमेल है, जो मेल नहीं खाता। तो देखिए मेल जो नहीं खाता है वो है आपका मुक्तागिरी, है ना, क्योंकि मुक्तागिरी जो है एक आपका जैन धर्म ये आपको जैन क्षेत्र देखने को मिलता है, जैन धर्म से संबंधित स्थान है ये। मुक्तागिरी जो है जैन धर्म से संबंधित स्थान है, बाकी सब आपको किले देखने को मिलेंगे, बाकी सब आपको क्या देखने को मिलेंगे, किले। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मुक्तागिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है मकबूल फिदा हुसैन का संबंध किससे है। तो मकबूल फिदा हुसैन का संबंध है चित्रकला के क्षेत्र से ये संबंध रखते हैं। मकबूल फिदा हुसैन कहाँ से संबंध रखते हैं, तो ये चित्रकला से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास मध्य प्रदेश का साप्ताहिक अहिल्याबाणी राज्य किस नगर से प्रकाशित होता था। तो देखिए जब भी अहिल्याबाई का आएगा नाम तो आंसर कहाँ जाएगा आपका, इंदौर। ये चीज़ आप याद रखना, अहिल्याबाई का संबंध इंदौर से ही रहा है। तो ये जो प्रकाशित होता था आपका राज्य नाम का एक जो है साप्ताहिक अखबार, एक तरीके के अहिल्याबाणी राज्य के नाम से प्रकाशित होता था। तो कहाँ होता था, ये इंदौर में होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बुरहानपुर जिला किस जिले से पृथक होकर बना है। इसके डिस्कशन कर चुके हैं, ये किससे बना है, खंडवा से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास मध्य प्रदेश की किस नदी में वर्ष पर्याप्त जल बना रहता है, मतलब वर्ष भर पूरे साल किस नदी में जल आपको देखने को मिलता है। तो इसका आंसर है तीनों नदी, सोन नदी में भी जल रहता है, नर्मदा नदी में भी जल रहता है और केन नदी में भी जल रहता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। जो 3 नदियां दी गई हैं इसमें पर्याप्त पूरे वर्ष आपको पानी देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अंतिम क्वेश्चन है ये हमारा, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। ये ऑलरेडी हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, तो याद रखना कुछ क्वेश्चन इसमें रिपीटेड भी थे। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी समाप्त होती है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। साथ ही साथ अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो आपको ये PDF जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त हो सकती है। तो टेलीग्राम ग्रुप डाउनलोड करने के लिए और लिंक मैं आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो डायरेक्ट आप यहाँ से हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।